तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप सब फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको अपडेट कराने की भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इनके संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 24,942। वहीं 5,210 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। वहीं 779 लोग इस महामारी से अब तक भारत में दम तोड़ चुके हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अखिलेश यादव का आरएसएस और मोदी पर हमला। कहा कम्युनिटी किचन और आरएसएस के भंडारे में कोई फर्क नहीं दिखता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार मजदूर और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार द्वारा उनकी अब सुध नहीं ली जा रही है। उनका इलाज, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कम्युनिटी किचन और आरएसएस के भंडारे में कोई फर्क नहीं दिखता है। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं से प्राप्त खाद्य सामग्री अनाज को आरएसएस द्वारा अपना बताकर और मोदी थैले में भरकर कुछ भाजपाई परिवारों में वितरित करना घटिया मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल किया है कि संघ की कुटुंब शाखा कैसे लगाई जा रही है। वहीं भाजपा की सरकार क्या संघ का एजेंडा बढ़ाने के लिए चुनी गई है। कोरोना युद्ध में जिस आगरा मॉडल की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी वह लगातार गंभीर लापरवाही और बदतमीजी से फेल हो चुकी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला, अब देना होगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब में प्रगतिवाद की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ऐतिहासिक फैसला किया गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कोड़े की सजा को खत्म करने का आदेश दिया है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि सऊदी अरब में अपराध करने पर कोड़े मारने की सजा को खत्म करने का फैसला जो है सऊदी अरब सरकार की तरफ से किया गया है। और इस आदेश के बाद सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा के बजाय अब कैद और जुर्माना जैसी सजाएं दी जाएंगी। दरअसल सऊदी अरब में कई अपराधों में सजा के तौर पर कोड़े मारे जाते थे। हालांकि हाल ही में देश में अतीत की कई चीजों को खत्म किया गया है तो वहीं एक अहम बदलाव भी किया गया है। तो सऊदी अरब में अब जो है कोड़े नहीं मारे जाएंगे। कोड़े मारने की सजा को अब जो है सऊदी अरब ने खत्म कर दिया है। तो ये काफी बड़ा बदलाव हुआ है सऊदी अरब में। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा CAA और NRC कल की बातें, कोरोना पर ध्यान दे केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने की मांग की है जिससे कि लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों को पटरी पर लाया जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की मोदी सरकार के सामने चुनौती है। वो पीएम मोदी से कहना चाहते हैं कि CAA और NRC कल की बातें हैं, कल की बातें पुरानी हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी को CAA और NRC को भूल जाना चाहिए। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी को ये सब छोड़कर महामारी से लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर दिए गए पीएम मोदी के भाषण पर तंज कसते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों से बात की थी। पीएम सलाह लेने के कभी काबिल हैं लेकिन वो किसी से सलाह लेते नहीं है। कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी दलों कांग्रेस से भी सलाह ले लेनी चाहिए। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है जो है कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बाबा रामदेव का दावा, नाक में तेल डालने से कोरोना पेट में बह जाता है जहां एसिड उसे मार देते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में बढ़ रहे महामारी के संक्रमण के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को दावा किया है कि अगर कोई भी 1 मिनट के लिए सांस रोक सकता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति कोरोना महामारी से पीड़ित नहीं है। वहीं बाबा रामदेव ने आगे एक और दावा किया है और बताया है कि यदि आप अपने नाक के माध्यम से सरसों का तेल डालते हैं तो कोरोना वायरस आपके पेट में बह जाएगा और वहां मौजूद एसिड के कारण मर जाएगा। इसके अलावा योग गुरु बाबा रामदेव ने और भी कई दावे किए हैं। तो बाबा रामदेव का ये काफी बड़ा दावा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन
के चलते गुजरात में फंसे आंध्र प्रदेश के सैकड़ों मछुआरों की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार से मदद की मांग की है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया है और कहा कि इन मछुआरों के पास पर्याप्त खाना और पानी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के 6000 से अधिक मछुआरे पिछले एक महीने से गुजरात में फंसे हुए हैं। उनकी नाकाओं पर रखा गया है जहां साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है और उनके लिए सीमित खाना और पानी है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि हमारे इन मछुआरों भाइयों को राहत शिविरों में भेजा जाए और उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाए। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पूरी दुनिया की कोरोना संक्रमण के बीच पाकिस्तान ने किया मिसाइल टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना ने शनिवार को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है। एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। नौसेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल अरशीद जावेद ने कहा है कि मिसाइलों को सतह पर स्थित जहाजों, स्थिर और रोटरी विंग विमानों से दागा गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मिसाइलों के परीक्षण के वक्त मौजूद थे। बयान के मुताबिक जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को समुद्र तल पर युद्धपोतों और विमानों से दागा गया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट है पाकिस्तान को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महामारी की वजह से यूपी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्ते पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों की 6 तरह के भत्ते पर रोक लगा दी है। इसे 31 मार्च 2021 तक बंद कर दिया गया है। इसमें विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर भी रोक लगाई है। अप्रैल महीने में इसका भुगतान होना था। इससे राज्य सरकार को 15,000 करोड़ की बचत होगी। वहीं यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। साथ ही 11.82 लाख पेंशनरों को भी झटका लगा है। राज्य सरकार ने मंत्रियों, विधायकों के वेतन में भी 30% की कटौती करने के बाद राज्य कर्मियों व शिक्षकों के जो है सरकारी भत्ते में जो इजाफा महंगाई भत्ता था उस पर भी रोक लगा दी। अब केंद्रीय कर्मियों की तरह 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सभी राज्य कर्मियों व शिक्षकों के डीए व पेंशनरों की महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोक लगा दी। यानी अब आप समझ जाइएगा सादा भाषा में कि जैसे कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर 2021 तक रोक लगा दी है। तो ये काफी बड़ा झटका है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। वहीं सरकार ने ये फैसला लॉकडाउन और महामारी के संक्रमण के बीच महामारी से लड़ने के लिए लिया है। तो ये काफी बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात पर ईडी का बड़ा खुलासा। तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट का करोड़ों के ट्रांजैक्शन का हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी के हाथ एक बड़ी जांच लगी है। ईडी ने तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट को खोज निकाला है। इस ट्रस्ट का नाम मदरसा आसिफ उल उलूम बताया जा रहा है, जिसका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में होने की बात सामने आई है। ईडी को तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट के बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में करोड़ों रुपए के लेन देन होने का पता चला है। ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया से इस ट्रस्ट के सभी खातों की डिटेल मांगी है। इसके बाद अब मौलाना साद के बेटे और उसके करीबी लोगों से भी इस ट्रस्ट के बारे में पूछताछ की जाएगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट आया है जो है तबलीगी जमात को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों को दिल्ली में लागू करेगी केजरीवाल सरकार। खुलेंगी ये दुकानें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक दिशा निर्देश जारी करते हुए देश में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार के दुकानों को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों पर बड़ा ऐलान किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों को लागू करने जा रही है। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी दुकानों को खोले जाने पर चर्चा के लिए 27 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसके बाद गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों को लागू करने के लेकर फैसला कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में केंद्र के फैसले को शनिवार से ही लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो रिहायशी इलाकों में स्टैंड अलोन दुकानों और दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली में अभी तक 2500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिस वजह से सरकार मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है।
इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में बढ़ते महामारी संक्रमण के बीच सीएम गहलोत ने मुस्लिम समुदाय से की बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र रमजान माह कल से शुरू हो गया था। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद भी दी। इस दौरान राजस्थान में महामारी संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से रोजा इफ्तार घर पर ही करने की मुख्यमंत्री ने अपील की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन के दौरान रोजा इफ्तार घर पर रहकर करें और साथ ही नमाज तरावी घर पर ही अदा करें। गौरतलब है कि राजस्थान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है सीएम गहलोत ने और मुस्लिम समुदाय से ये काफी बड़ी अपील भी की है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अमित शाह की टीम को बांध कर रख दिया था ममता बनर्जी ने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में महामारी को लेकर जो स्थिति पैदा हुई है उसका जायजा लेने के लिए जब केंद्र सरकार की टीम वहां पहुंची तो इसे एकदम बांध कर रखने का प्रयास हुआ था। इस टीम के लीडर एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी अपूर्व चंद्रा के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। केंद्र की टीम कोलकाता में थी मगर उसे पुलिस एक्सपोर्ट तक नहीं दी गई थी। हर जगह BSF को मोर्चा संभालना पड़ा। बल्कि हालात ये थे कि केंद्र की इस टीम को बांधने के लिए कोलकाता के एक DCP ने BSF को कहा कि उनकी इजाजत के बिना ये लोग कहीं ना जा पाएं। अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा इन्हें वहीं पर रोका जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये टीम पश्चिम बंगाल में महामारी संक्रमण की जांच को जायजा लेने गई थी कि वहां पर कैसा माहौल है, कैसे संक्रमित मरीज आ रहे हैं और उनका इलाज किस तरह से ममता सरकार करा रही है। लेकिन जब वहां पर ये टीम पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि 200 से अधिक मरीज थे लेकिन वेंटिलेटर कुल 1 दर्जन थे। तो उन पर किन किन लोगों का इलाज किया जाता है, इसी को लेकर काफी चिंता जताई केंद्र सरकार ने और टीमों को भेजा। लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई सामने निकल कर आई है, क्योंकि ममता बनर्जी इसका पुरजोर विरोध कर रही थी। करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।